हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 32 से लिया गया है, जो कि अलग अलग स्पीड में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भविष्य में आने वाले डिक्टेशंस की लिंक डाल दी जाती है। साथ ही चैनल में आपको अन्य प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, आनंद मासिक पत्रिका के विभिन्न अंक, जो कि अभी कुछ अंक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आउटलाइन के शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। श्रीमान जी, हमारी प्रगति पर अनेक ऐसी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। इनमें से कुछ देश में घटित होती हैं, जैसे युद्ध या प्राकृतिक विपदाएं कुछ देश के बाहर घटित होती हैं, और आप जानते ही हैं कि आज विश्व के प्रत्येक देश में वैसी ही कठिनाइयाँ पाई जाती हैं जो हमारे यहाँ हैं। इसके अलावा स्वयं विकास के क्रम में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, तनाव पैदा होते हैं, जिनके पीछे उन निहित स्वार्थ वालों का दबाव होता है, जिन पर विकास का प्रभाव पड़ता है। यद्यपि ऐसी घटनाओं से सभी देश प्रभावित होते हैं, परंतु जो देश ज़्यादा गरीब है उन्हें ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं, और यह भी दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है, जैसा कि हम अपने देश में पाते हैं कि अपेक्षाकृत अधिक निर्धन लोगों को कष्टदायक परिस्थितियों का अधिक भाग झेलना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे लिए यह आशा करना दुराशा मात्र होगी कि कठिनाइयों का लोप हो जाएगा। हम यही आशा कर सकते हैं कि उनका स्वरूप बदल जाएगा। मेरा निजी विचार यह है कि समय के साथ साथ कठिनाइयाँ और बड़ी तथा जटिल होती जाएंगी, लेकिन साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि हम इनको हल करने में सक्षम होंगे। हमें इस समय करना यह है कि अपने आप को ऐसे आघात सह सकने के लिए सबल बनाएं, चाहे ये आघात हमारी अपनी व्यवस्था के कारण हों या विश्व के अन्य लोगों की घटनाओं के कारण। योजना के प्रारूप में यही प्रयास किया गया है। आयोग के उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों और अन्य लोगों ने इसे तैयार करने के लिए बहुत परिश्रम किया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रालयों से ब्यौरे के साथ विचार विमर्श किया गया है। मैं जानती हूँ कि योजना से सभी मांगें पूरी नहीं होंगी, लेकिन ना पहले ऐसा हुआ है, ना शायद आगे कभी हो सकेगा। फिर भी उत्पादन के जो लक्ष्य रखे गए हैं, उन्हें उपलब्ध करने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वृद्धि की गई है जिनसे लोगों की आवश्यकता की चीज़ें और ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी। कोयला, उर्वरक, इस्पात, धातुओं, पेट्रोलियम आदि के लिए पर्याप्त वृद्धि का सुझाव दिया गया है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और उसके सार्वजनिक उपक्रमों को बहुत परिश्रम करना होगा। इसी प्रकार राज्य सरकारों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रम तथा कृषि, सिंचाई, बिजली, ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा प्रयास करना होगा। मैं समझती हूँ कि आप देखेंगे कि राज्य सरकारों को और स्वयं हमको विशेषतः ग्राम स्तर पर अपने संगठनात्मक ढांचे और कामकाज के तरीकों को नया रूप देना होगा।
विकास के क्षेत्र में हमारी सबसे गंभीर विफलता यह रही है कि हम ग्राम समुदायों को विकास कार्यों के लिए नहीं जुटा पाए हैं। प्रश्न केवल पैसों का नहीं है। जो भी साधन उपलब्ध है निश्चय ही उनका आवंटन करते हुए ध्यान रखना होगा। श्रीमान जी, जब तक पूरे देश में ही उत्पादन में वृद्धि नहीं होती तब तक इन कार्यक्रमों के लिए दी जाने वाली बड़ी धनराशियों के कारण हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसमें पैसा तो होगा लेकिन उसके अनुपात में वस्तुओं का अभाव होगा। आप सूखे की स्थिति को ही लीजिए। कई राज्यों को उसका सामना करना पड़ा है। उन्हें काफ़ी सहायता दी गई और उन्हें राहत कार्यों के ज़रिए पीड़ित लोगों को सहायता दी, अनाज दिया तथा अन्य प्रकार की सहायता पहुंचाई। लेकिन मैं नहीं कह सकती कि ऐसे खर्च के द्वारा किस सीमा तक उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण हो पाया है। और हम सब जानते हैं कि केंद्र से और केंद्रीय घाटे की कीमत पर साधनों को अन्यत्र लगाने से न केवल केंद्र सरकार पर बल्कि पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। योजना को केवल कुछ परियोजनाओं का संग्रह नहीं समझना चाहिए। परियोजनाएं महत्वपूर्ण अवश्य होती हैं लेकिन उन्हें विकास की दिशा में किए जाने वाले संपूर्ण प्रयत्न नहीं माना जा सकता। इस दृष्टि से भी वर्तमान योजना में ग्रामीण विकास के लंबे चौड़े कार्यक्रमों को शासन प्रशासन के सभी स्तरों पर एक नई मानसिकता के साथ जनता तक ले जाना आवश्यक होगा। हमारा उद्देश्य है आत्मनिर्भर विकास की उपलब्धि और भविष्य की प्रगति को संभव बनाने और दिशा देने के लिए मौलिक योग्यता प्राप्त करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए तरीकों को समझना होगा। उत्पादक कार्यक्रमों के लिए सहायता अब उत्तरोत्तर ऐसे सहयोग का रूप लेती जा रही है जिसका लाभ प्राप्तकर्ता देश के साथ साथ देने वाले देश को भी मिलता है। इस प्रकार हमने हाल में जो समझौते सोवियत संघ चेकोस्लोवाकिया के साथ किए हैं उनमें से कुछ इसी प्रकार के हैं। उनसे हमारी आर्थिक क्षमता और मजबूत होती है, हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हम अधिक निर्यात कर सकते हैं। भारतीय विकास का उद्देश्य अपना एक अलग रास्ता बना सकने का रहा है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाते हुए प्रभावशाली नियोजित विकास कर सकना कोई अल्प उपलब्धि नहीं है, लेकिन हमें यह भी चिंता है कि हमारे विकास का स्वरूप अन्य से भिन्न हो तथा हम केवल दूसरों का अनुकरण ना करें। कभी कभी यह सुनने में आता है कि हम इस शिविर में हैं या उसमें अथवा अमुक बाहरी प्रवृत्ति का अनुकरण बहुत निकट से कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस संबंध में भारत सरकार की भावना बहुत तीखी है और ऐसे लोगों से व्यवहार करते हुए प्रश्न केवल एक विशेष दृष्टिकोण से काम लेने का नहीं होता है। हमने सदा से ही अपना स्वतंत्र रुख अपनाया है और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे, लेकिन हम अपने लोगों में अनुकरण की मानसिकता देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमसे अथवा हमारे बीच जो प्रश्न रखा जाता है वह यह है, अगर किसी देश विशेष में प्रबंधकों और तकनीशियनों को अमुक वेतन मिलता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।